गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप सभी लोगों के सामने यहाँ पर एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ और वह है एनवायरनमेंट से संबंधित। एनवायरनमेंट हमारे प्रीलिम्स एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम है आपके 7 सिलेबस के 7वीं यूनिट में है। 7 पारिस्थितिकी और पर्यावरण करके चैप्टर है और इसके अलावा एक यूनिट आपकी जैव विविधता से भी संबंधित है। आज हम थोड़ा पारिस्थितिकी के बारे में बात करेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पूरा, और उसके बाद में इस क्रम को लगातार कुछ अन्य क्लासेस में करके इसको पूरा करेंगे। जैसे पर्यावरण जो होता है, एनवायरनमेंट आखिर है क्या, यदि उसके बारे में बात किया जाए बहुत ही आसान है। पर्यावरण एनवायरनमेंट शब्द जो है फ्रेंच भाषा के एनवायर्नियर शब्द से लिया गया है। एनवायर्नियर का तात्पर्य क्या है? एनवायर्नियर का तात्पर्य होता है कि घेरा, आवरण, अर्थात किसी वस्तु या सजीव के चारों ओर जो एक आवरण मौजूद होता है, उसके चारों ओर का जो परिवेश मौजूद होता है वह ही पर्यावरण है। यह एक सामान्य शब्दों में अर्थ हुआ, किसी सजीव के चारों ओर मौजूद एक आवरण अथवा घेरा ही पर्यावरण है। अब यह जो आवरण होता है, यह परिवेश जो होता है, यह 2 कंटेंट से मिलकर बना होता है। एक घटक होता है जैविक और एक होता है अजैविक। जैविक घटक और क्या होता है? अजैविक घटक। ठीक है, जैविक घटक हुआ और अजैविक घटक हुआ। इस जैविक घटक में क्या आते हैं और अजैविक घटक में क्या आते हैं उसको भी देख लीजिए। जैविक घटक में जो जीव होते हैं, जैसे कि मनुष्य, पशु पक्षी, सूक्ष्म जीव, पादप, ये सभी जैविक घटक हैं। और अजैविक घटक में क्या आ जाएगा? अजैविक घटक में जल मंडल, थल मंडल, वायुमंडल और उनके बीच का जो अंतर संबंध, जैव मंडल, ये सभी किस में आ जाएगा? अजैविक घटक में आ जाएंगे। तो ये कहा गया कि पर्यावरण जो होता है किसी सजीव के, इन्हीं सजीव का उसके परिवेश के साथ जो अंतर संबंध होता है, जैविक और अजैविक के बीच का जो अंतर संबंध होता है, वही पर्यावरण है। पर्यावरण को एक साइंटिफिक रूप से यदि पर्यावरण को डिफाइन किया जाए, यह साइंटिफिक अवधारणा सबसे पहले अर्नेस्ट हैक्ले ने दिया था 1866 में पारिस्थितिकी के रूप में। उन्होंने इसको ओइकोलॉजी कहा। इकोलॉजी की जगह पे ओ जो कि सॉइलेंट रहता है, OECO, ओइकोलॉजी। ओइको जो शब्द है उसका ग्रीक शब्द जिसका स्थान होता है वास स्थान या निवास स्थान, अर्थात किसी सजीव के निवास स्थान के चारों ओर का जो अध्ययन है वही आपका इकोलॉजी है। बाद में यह परिवर्तित होकर ओइकोलॉजी, ओ साइलेंट हो गया, इकोलॉजी हो गया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी का प्रयोग किसने किया? पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैक्ले 1866। और पारिस्थितिकी तंत्र अर्थात कोई सजीव है, सजीव के चारों ओर जो परिवेश है, आवरण है, जलमंडल, थलमंडल, वायुमंडल, उसका उन सबके साथ में क्या अंतःक्रिया होती है, इस सभी का अध्ययन ही पारितंत्र या इकोलॉजी में किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र, इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1935 में टैंसले ने किया। टैंसले ने 1935 में किया। अब बात करते हैं, जब बात सजीव की हो गई है, हमारा जो अधिनियम है पर्यावरण संबंधित अधिनियम जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जिसे कि 19 नवंबर 1986 को लागू किया गया। और इसमें पहली बार
पर्यावरण संरक्षण की विस्तृत परिभाषा दी गई और साथ में विस्तृत परिभाषा में किसी सजीव का, किसी जीव के चारों ओर का आवरण तथा उनके मध्य होने वाले अंतर संबंध या अंतःक्रिया को पर्यावरण कहा गया। चारों ओर के आवरण में जल, थल और वायु सभी आज समा जाता है। ये अब मैं यहां से मैं चलना चाहूंगा। सबसे पहले मैं पर्यावरण के जैसे एक बात और, पर्यावरण का एक स्ट्रक्चर देखेंगे आप। पर्यावरण आखिर किसे किसे मिलकर बना है? जैविक घटक और अजैविक घटक। अब देखिए थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। जैविक घटक क्या होते हैं? जैविक घटक को हम 3 पार्ट में डिवाइड किए। एक हुआ उत्पादक, दूसरा हुआ उपभोक्ता और तीसरा हुआ अपघटक। जैविक घटक का जो उत्पादक होता है, वह प्राथमिक उत्पादक जो होता है वह सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करके, सूर्य जो कि ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, उससे ऊर्जा ग्रहण करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। इन उत्पादकों को जो भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। अब इस उपभोक्ता की 3 श्रेणियां हैं। उपभोक्ता जो कि उत्पादक को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, ये क्या कहलाए? आपका उपभोक्ता कहलाए। अब इस उपभोक्ता की 3 श्रेणियां, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होगा आपका? प्राथमिक उपभोक्ता जो कि उत्पादकों को भोजन के रूप में ग्रहण किया, वो प्राथमिक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता जो प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन के रूप में ग्रहण किया, द्वितीयक उपभोक्ता। और तृतीयक उपभोक्ता जो अन्य सभी को भोजन के रूप में ग्रहण करता है, सभी को, प्राथमिक, द्वितीयक उपभोक्ताओं को और साथ में उत्पादकों को, सबको ग्रहण करता है, वो तृतीयक उपभोक्ता। जैसे कि प्रीडेटर्स शब्द जो है आपको द्वितीयक उपभोक्ता, जो कि प्राथमिक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में ग्रहण किया। जैसे सपोज बकरी है, बकरी ने पेड़ पौधों की पत्तियों को खाया। पेड़ पौधे क्या थे? इसमें उत्पादक थे। और बकरी क्या थी? इसकी प्राथमिक उपभोक्ता हो गई। और बकरी को किसने खा लिया? मान के चलिए बकरी को भेड़िए ने खा लिया, लोमड़ी ने खा लिया, ये द्वितीयक उपभोक्ता हो गए। और प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता को खाने वाले क्या हो जाएंगे? तृतीयक उपभोक्ता। बाघ, शेर, सांप, ये सभी तृतीयक उपभोक्ता में आ गए। ठीक है, ओके। चलिए, तो ये हुआ आपका जैविक घटक। उत्पादक हो गया। उत्पादक के बाद में फर्स्ट नंबर आपका उत्पादक हो गया, सेकंड नंबर उपभोक्ता हो गया और थर्ड नंबर आपका अपघटक हो गया। उपभोक्ता के 3 पार्ट हो गए आपका, प्राथमिक, द्वितीयक और आपका क्या हो गया? तृतीयक हो गया। और द्वितीयक उपभोक्ता ये प्रेडेटर्स कहलाए। और तृतीयक जो सर्वभक्षी मानव जो होते हैं, जो कि शाकाहारी मांसाहारी दोनों हैं, वो आपका ऑमनिवोरस कहलाया। उसके अलावा जो है, जो ऐसे सूक्ष्म जीव अपघटक क्या होते हैं? अपघटक जो होते हैं ऐसे जीव जो कि आपका उत्पादक और उपभोक्ताओं का, मृत उत्पादक और उपभोक्ताओं का भक्षण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपका अपघटक कहलाते हैं। छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, कवक, कीट आदि जो कि मृत जंतुओं पर निर्भर रहते हैं अपने जीवन के लिए, और उनका अपघटन कर देते हैं, उनको टुकड़ों में तोड़ देते हैं, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में, उनके कार्बनिक और अकार्बनिक पार्ट में तोड़ के उनका भक्षण करते हैं और उसको खाकर स्वयं जीवित रहते हैं। ऐसे जंतुओं को, ऐसे जीव जंतु ये क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। एक दूसरा जो पक्ष है इसका अजैविक घटक। अजैविक घटक भी 3 पार्ट में डिवाइड होगा, अकार्बनिक, कार्बनिक और भौतिक। देखिएगा, अकार्बनिक में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विभिन्न प्रकार के जो तत्व होते हैं वो अकार्बनिक तत्व कहलाए। कार्बनिक में जो कार्बन के जितने तत्व होते हैं, जो कार्बन के तत्व हैं, कार्बनिक तत्व कहलाए। और उसके अलावा भौतिक कौन से हो गए? भौतिक जो हो गए ताप, जल, वायु आदि जो होते हैं वह भौतिक तत्व कहलाते हैं। तो इन सबके मध्य का, किसी सजीव का इन सबके मध्य से जो अंतर संबंधित अंतःक्रिया होती है, अंतःक्रिया जो आपस में जो अंतर संबंध डेवलप होता है, आपस में जो एक दूसरे के प्रति ये निर्भर रहते हैं,
ये क्या कहलाते हैं आपका, वही पूरा का पूरा क्या बन जाता है, पर्यावरण बन जाता है। वही क्या बनता है, पर्यावरण बनता है। बात आ रही समझ में? थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही सरल है, बहुत इजी, बिल्कुल अपने सामान्य उससे मिलाकर देखिए। अपने सामान्य दिनचर्या, हमारे आसपास का जो हम हवा सांस ले रहे हैं, जो हम जल पानी पी रहे हैं, जो हम पानी पी रहे हैं, जो भोजन के रूप में हम उपयोग कर रहे हैं, जिन चीज़ों से हम घिरे हुए हैं, हमारा परिवेश, यही हमारा पर्यावरण है, यही हमारा पर्यावरण है। और ये पर्यावरण, ये जो परिवेश है, दो तत्वों से मिलकर बना है, जैविक और अजैविक। इस जैविक तत्वों में उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, अपघटक होते हैं। और अजैविक तत्वों में क्या होता है आपका, अब अकार्बनिक तत्व, कार्बनिक तत्व और आपके भौतिक तत्व। अब बात करते हैं थोड़ा सा, आखिर पर्यावरण हमेशा जैविक और अजैविक का क्या होता है, कुछ विशेषताओं के बारे में बात करें पर्यावरण की। पर्यावरण हमेशा जैविक और अजैविक का योग के रूप में चलता है। इसमें हमेशा कुछ ना कुछ उत्पादन क्रियाएं चलती रहती हैं। इसमें हमेशा, पर्यावरण में हमेशा परिवर्तनशील क्रियाएं चलती रहती हैं। आपसी अंतर संबंध लगातार गतिशील होते रहते हैं, लगातार गतिशील होते रहते हैं। उसके अलावा इसमें जो है उत्पादन होता रहता है लगातार। इनमें ऊर्जा संचरण हमेशा होता रहता है। ये जो संबंध है किसी सजीव का, जो उसके वातावरण के साथ में, ये डिपेंड करता है ऊर्जा के, ऊर्जा संचरण होता रहता है। आगे आप पढ़ेंगे ऊर्जा संचरण कैसे होता है, 10% के नियम के आधार पर, जिसे किसने दिया था, लिंडेमान ने दिया था। नोट कर लेंगे, लिंडेमान ने ऊर्जा संचरण का नियम जो दिया था, ऊर्जा का नियम जो दिया था आपका लिंडेमान ने दिया था, और इसे 10% का नियम भी कहते हैं। 10% का नियम का तात्पर्य क्या है, प्रत्येक ऊर्जा स्तर जैसे कि यदि कोई प्राथमिक उपभोक्ता है, वह आपका उत्पादक से कितना ग्रहण करेगा, कितना अधिक से अधिक ग्रहण कर सकता है ऊर्जा, उसकी ऊर्जा का 10%। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक से कितना ग्रहण करेगा, उसकी ऊर्जा का 10%। द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता को जब खाएगा तो उससे कितनी ऊर्जा लेगा, अधिकतम 10%। और ऐसे तृतीयक उपभोक्ता जब द्वितीयक का भक्षण करेगा तो कितनी ऊर्जा लेगा आपका, उसकी ऊर्जा का 10%। इजी है, लिंडेमान ने ये नियम दिया था ऊर्जा, और ये ऊर्जा संचरण लगातार चलता रहता है। चलिए आगे, खैर उसके बाद में आगे ये जो आपका पर्यावरण के बीच में जो संबंध है, इसके बीच में जो हमेशा एक संतुलन हमेशा स्थापित होने का प्रयास होता है, एक हमेशा संतुलन चलता रहता है, पर्यावरणीय संतुलन। ठीक है, चलिए इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। कुछ विशेष प्रकार के जो संस्थान हैं, कुछ जो भारतीय और इस स्तर पे, विश्व स्तर पर जो बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, वो कहाँ पर हैं और कब वो स्थापित हुए। जैसे कि यूएनईपी, एक है आपका यूएनईपी स्थापित हुआ 1972 में, आपका 1972 में नैरोबी में स्थापित होता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नैरोबी केन्या। उसके बाद में यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, उसके अलावा जो है 1972 का है। उसके बाद में एक राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियांत्रिकी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जो है स्थापित हुआ था 1958 में, और इसका मुख्यालय है नागपुर, और इसे नीरी के नाम से ज्यादातर जानते हैं। नीरी, दिसम क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नीरी की स्थापना 1958 में कहां पर होती है, आपका नागपुर में होती है। उसके बाद में एक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन है, एक आपका अथॉरिटी राष्ट्रीय पर्यावरण अथॉरिटी प्राधिकरण, राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण की स्थापना 1997 में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना 1951 में जेनेवा में। WMO की स्थापना जेनेवा स्विट्जरलैंड 1951 में हुआ था। उसके अलावा पर्यावरण संरक्षण एजेंसी, ये जो है आपकी कहाँ पर है, यूएस में है। यूएसए में 1970 में इसकी स्थापना की हुई। और एक और है ग्रीन पीस इंटरनेशनल। ग्रीन पीस इंटरनेशनल जो है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ पर हुई है, एम्स्टर्डम में ग्रीन पीस इंटरनेशनल की स्थापना एम्स्टर्डम में हुई। उसके बाद में ये मतलब तात्पर्य क्या हुआ, यूएनईपी
जो कि 1972 में प्रथम जो विश्व का पर्यावरण सम्मेलन हुआ था 1972 में स्टॉकहोम में, तो यूएनईपी की उस सम्मेलन में ये बात कही गई और इसकी स्थापना 1972 में नैरोबी में की गई। नीरी जो कि भारत का संगठन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संगठन, नीरी नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट 1958 नागपुर, एनईए जो है आपका एनवायरमेंटल अथॉरिटी 1997, डब्ल्यूएमओ 1951 में, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम संगठन, पर्यावरण संरक्षण एजेंसी 1970 यूएसए का है, और ग्रीन पीस इंटरनेशनल आपका कहाँ रहेगा, आपका कौन सा, एम्स्टर्डम में। आए हुए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलिए एक और बात करते हैं। 1972 में जब विश्व में पहली बार पर्यावरण के बारे में मांग उठी 1972 में कि पर्यावरण को बचाया जाना चाहिए, पर्यावरण का संरक्षण किया जाना चाहिए, तो इसके लिए स्टॉकहोम में 5 जून 1972 को पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन शुरू हुआ। पहली बार पर विश्व के विभिन्न देशों ने पर्यावरण के संबंध में विचार करने के लिए एकत्रित हुए। ये अपनी तरह का पर्यावरण पर विचार करने का प्रथम सम्मेलन था, और सभी जो सदस्य राष्ट्र थे, सभी राष्ट्रों ने इस पर विचार करने, इसके जो निर्देश दिए गए थे, इसकी जो एक रणनीति बनी थी, उसको लागू करने के लिए अपने अपने देशों में एक पर्यावरण का कानून लेकर आते हैं, और ऐसा कानून लेकर आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर इस कानून को लाने में थोड़ा देरी हो गई। 2 से 3 दिसंबर 1984 को जब भोपाल गैस कांड हुआ, तो उस समय पे हमारे पास उन दोषियों को सजा देने के लिए पर्याप्त कानून नहीं थे, इसलिए कुछ विदेशी दोषी बच भी निकले। ऐसे कानून की आवश्यकता को देखते हुए जल्द शीघ्र ही संसद के द्वारा एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया, 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जिसे कि छाता विधान या अम्ब्रेला कानून के नाम से भी जाना जाता है। आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। छाता विधान पर्यावरण संरक्षण कानून 1986, और यह 19 नवंबर 1986 से पूरे देश में लागू हो जाता है। इसमें कहते पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले व्यक्ति के साथ साथ कंपनियों का, संस्थाओं का, सबकी जिम्मेदारी तय की गई, सबकी जवाबदेहिता तय की गई। तो इस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण कानून जो है भारत में पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसके बाद में 18 अक्टूबर 2010 को एक एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल लेकर आया गया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के माध्यम से पर्यावरण का हित किया गया। पर्यावरण के बारे में जो भी शिकायतें हैं उसका जल्दी से जल्दी समाधान करने की कोशिश की गई, और वह बहुत अच्छी तरह से अपने कार्य को कर रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 18 अक्टूबर 2010। चलिए अब उसके अलावा जो है इसके बारे में, जब आपका 1972 का पर्यावरण का संरक्षण कार्यक्रम या पर्यावरण संरक्षण के लिए सम्मेलन पहली बार आयोजित हुआ स्टॉकहोम में, तो उसमें हमेशा इस तरह के संरक्षण के इसके लिए बात करने की, और ऐसे इसको लागू किया जाए और अच्छा काम किया जाए। तो इस बीच में अगला जो एक माइलस्टोन एक आता है 1987 में एक ब्रटलैंड नाम के एक पर्यावरण रिसर्चर थे। उन्होंने एक पत्रिका निकाली, एक लेख निकाला आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से, आवर कॉमन फ्यूचर। और उसमें उन्होंने एक अवधारणा दी, बहुत ही डायनेमिक अवधारणा थी, बहुत ही कंटेम्प्रेरी अवधारणा थी ये। वो अवधारणा थी ये कि सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या था। उन्होंने कहा, आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि हम एक ऐसा विकास के नाम पे हम संसाधनों को समाप्त ना करें, एक अंधाधुंध जो होड़ लगी है संसाधनों के दोहन की, उसको रोका जाए और विकास को संतुलित किया जाए, अंधाधुंध दौड़ का मतलब क्या है इसका, यदि इस रिपोर्ट के अनुसार, यदि इसमें जो यूनाइटेड नेशन ने बाद में इसको परिभाषित किया, वो ये था कि भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना वर्तमान की पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना ही सतत विकास है, अर्थात विकास को संतुलित किया जाए। ब्रटलैंड रिपोर्ट 1987, और इस रिपोर्ट को रखा गया 1992 के रियो डी जनेरो में होने वाले सम्मेलन में, और यह सम्मेलन था, इस सम्मेलन को नाम दिया गया पृथ्वी सम्मेलन, रियो डी जनेरो का सम्मेलन, जिसमें सतत विकास की अवधारणा को मान्य किया गया। पहली बार सतत विकास को मान्य किया गया, और यह प्रथम पृथ्वी सम्मेलन था। और इसमें विशेष रूप से जो बात सामने आती है, जो डेवलपमेंट होता है इस सम्मेलन में, सभी देशों ने एजेंडा 21
एजेंडा 21 नाम का एक कार्य अपने पर्यावरण के संरक्षण के बिंदु रखे और इसको कार्य इसमें काम करने के लिए सभी ने सहमति जताई। और ये जो संबंधित था सतत विकास से संबंधित था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित था। इसे संपोषणीय विकास के नाम से भी जाना जाता है, इसे निर्वहनीय विकास के नाम से जाना जाता है। कई नाम कई हैं। कुल मिला के ये कि विकास ऐसा हो, विकास प्रकृति और विकास के बीच में संतुलन बना रहे, प्रकृति और विकास के बीच में आवश्यक जो बैलेंस है वो बना रहे। इसके बाद देखिए, इसके बाद पृथ्वी सम्मेलन जो फर्स्ट था 1992 में रियो सम्मेलन में होता है, और रियो प्लस 5 1997 में न्यूयॉर्क में होता है। रियो प्लस 10 जोहानिसबर्ग में 2002 में होता है। जोहानिसबर्ग में 2002 में एक बार पुनः इस प्रकार के जो गोल थे, क्योंकि सहस्त्राब्दी का अंत हुआ था और नई सहस्त्राब्दी लागू हुई, तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल MDG 2002 में MDG को अपनाया गया। इस सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को पर सभी दुनिया के सभी देशों ने अपने हस्ताक्षर किए, सभी ने मान्यता प्रदान की। और उसके बाद में जो पृथ्वी सम्मेलन रियो प्लस 20 2012 में आयोजित होता है, रियो प्लस 20 एक बार पुनः रियो डी जेनेरो में, और इसमें एक तरीके से रियो प्लस 20 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के स्थान पर SDG गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात की गई। और जिसको कि क्योंकि 2012 के इस रियो प्लस 20 या पृथ्वी से 2 सम्मेलन में जो जिसे बोला गया, तो रियो प्लस 20 में विशेष रूप से एक रिपोर्ट आती है द फ्यूचर वी वांट, और उसमें सतत विकास को डिफाइन करते हुए बोला गया कि इसके लिए हमें लगातार प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि विश्व की जलवायु में परिवर्तन होते जा रहा है और विश्व के संसाधनों का लगातार दोहन होते जा रहा है। इसलिए हमें सतत विकास के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए, और इसके लिए हमें SDG लक्ष्यों को अपनाना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में 2015 की बैठक में USA में मान्यता प्रदान कर दी गई, और MDG को 2015 से MDG का स्थान किसने ले लिया? SDG ने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ने ले लिया। ओके, गॉट इट। इसके बाद में सतत विकास लक्ष्य जो था, रोजगार, ऊर्जा, संपोषणीय नगर, खाद्य प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा, जल, समुद्र और आपदा प्रबंधन जैसे मानकों पर आधारित एक बृहद रणनीति है, जिसके आधार पर जिसमें किसी भी प्रकार की लैंगिक विभेद, किसी भी प्रकार की गरीबी, किसी स्वास्थ्य, शिक्षा, सभी पर जोर दिया गया है। लैंगिक असमानता को समाप्त किया गया, कोई भी गरीब ना रहे, कोई भूखा ना सोए, इस पर ध्यान दिया गया। सभी को शिक्षा प्राप्त हो, सभी को अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो, इस पर ध्यान दिया गया। सतत विकास लक्ष्य अपने आप में एक विकास की एक समुचित और उच्च और सुगठित परिभाषा है। जब तक इसको प्राप्त नहीं करेंगे तब तक विकास पर्यावरण का संरक्षण किया ही नहीं जा सकता। इसके अतिरिक्त थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं, रियो प्लस 10 रियो 20 हो गया। उसके अलावा हम इसी संदर्भ में SDG के लिए ही एक ग्रीन आर्मी एक देश ने डेवलप किया, और वो ग्रीन आर्मी थी कहाँ, किसने डेवलप किया? ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन आर्मी डेवलप किया। इसी संबंध में एक पर्सनालिटी का नाम आता है मसानोबी फुकुओका ने प्राकृतिक कृषि के बारे में बात की। आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। मसानोबी फुकुओका ने प्राकृतिक कृषि के बारे में बात किया। साथ में संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2014 से लेकर वर्ष 2023 को सतत ऊर्जा दशक के रूप में बताया, और उसको उस रूप में मनाया गया। वर्ष 2014 से लेकर 2014 से लेकर 2023 तक का जो समय था वह सतत ऊर्जा दशक के रूप में आया। तो ये पूरा का पूरा एक सिंपल एक बारे में बात है, सामान्य बातें हैं, कोई विशेष ये नहीं है। एक अभी आपको पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक आया है 2022 का। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 180 देशों का पर्यावरण से संबंधित जो परफॉर्मेंस है उसमें प्रदर्शन करने के लिए आया, और उसमें भारत का हमें एक बहुत ही चिंता का विषय है ये। भारत का जो स्थान है सबसे निम्न स्थान पर 180वें स्थान पर है, और जो सबसे अच्छा स्थान है आपका सबसे अच्छा स्थान डेनमार्क, उसके अलावा जो है आपका यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन का, और उसके बाद में आपका फिनलैंड।
लेकिन भारत के लिए बड़ी चिंता की बात है, भारत का स्थान सबसे निम्न स्तर पर है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में। इसलिए अभी हमें बहुत कुछ करना शेष है, बहुत कुछ करना बाकी है। सभी व्यक्ति को जो जहां पर हैं सबको अपने अपने स्तर पर यह काम करना होगा। केवल सरकारें ही नहीं कर सकती, सरकार केवल एक प्लेटफॉर्म तैयार कर सकती है, काम तो हर व्यक्ति को ही करना होगा। जैसे देखिए एक चीज गवर्नमेंट के द्वारा और विश्व स्तर पर भी बहुत सारे एक एग्जाम ओरिएंटेशन के बारे में अब संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं कि सबसे कुछ डेट्स कुछ बताई गई हैं, कुछ डेट्स जो दी गई हैं जिसके आधार पे कुछ विशेष रूप से बोला जाता है कि यहाँ पे इस दिन विशेष को मनाया जाए तो लोगों में जागरूकता उत्पन्न होगी। जैसे कि 2 फरवरी जैसे कि जलमग्नता दिवस के रूप में मनाया जाता है, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। मार्च बहुत आसान है, 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में, 20 मार्च गौरैया दिवस के रूप में, 21 मार्च वानिकी दिवस के रूप में, 22 मार्च जल दिवस के रूप में और 23 मार्च विश्व मौसम दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, मार्च हो गया। अप्रैल में देखेंगे 7 अप्रैल जो है आपका स्वास्थ्य दिवस के रूप में, विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल जो है आपका जल संसाधन दिवस के रूप में, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस के रूप में और 26 अप्रैल आपका अर्थ आवर्स डे के रूप में मनाया जाता है। 4 दिवस हैं, ज्यादा नहीं है। स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, जल संसाधन दिवस 10 अप्रैल, 22 अप्रैल में पृथ्वी दिवस और 26 अप्रैल अर्थ आवर्स डे। मई देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 8 मई प्रवासी पक्षी दिवस, 22 मई विश्व जैव विविधता दिवस और 31 मई तंबाकू निषेध दिवस के रूप में। ओके, उसके बाद देखिए 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 8 जून महासागर दिवस, 10 जून भूगर्भ जल दिवस। उसके बाद में 17 जून जो है आपका मरुस्थलीय और अनावृष्टि क्षेत्र के दिवस के रूप में मनाया गया। 17 जैसे खतरा, मरुस्थलीय क्षेत्रों में बहुत खतरा है पानी का, तो उससे आप याद रखिएगा। अब आगे जुलाई में 11 जुलाई और 28 जुलाई। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, 28 जुलाई प्रकृति संरक्षण दिवस। 11 जुलाई और 28 जुलाई जनसंख्या दिवस और प्रकृति संरक्षण दिवस। फिर अगस्त में कोई ऐसा विशेष दिन नहीं। 16 सितंबर ओजोन परत संरक्षण दिवस, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और उसके अलावा जो है आपका 1 से 7 अक्टूबर जो आपका रहेगा, 1 से 7 अक्टूबर जो है आपका वन्य जीव सप्ताह दिवस। और इसमें 3 अक्टूबर जो रहेगा आपका प्राकृतिक आवास दिवस और आपका 6 अक्टूबर जो रहेगा शाकाहार दिवस के रूप में। उसके अलावा आपका 6 अक्टूबर के बाद 13 अक्टूबर आपदा नियंत्रण दिवस के रूप में, 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस के रूप में। 16 अक्टूबर को आपका FAO की स्थापना हुई थी, यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है, 16 अक्टूबर डेट है उसकी स्थापना की, FAO। उसके बाद में देखिए 19 अक्टूबर को पर्यावरण जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है 19 अक्टूबर से। नवंबर में देखेंगे 12 नवंबर सलीम अली जी का जन्मदिन है, पक्षी दिवस के रूप में। ठीक है, उसके अतिरिक्त जो है 19 नवंबर सब स्वच्छता को लेकर शौचालय दिवस और 28 नवंबर पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 28 नवंबर पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में। और दिसंबर के बारे में बात करें तो 2 दिसंबर जो है आपका 2 प्रदूषण रोकथाम दिवस के रूप में और 14 दिसंबर जो रहेगा आपका ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ओके, तो ये जो है ये कुछ दिवस, ये दिवस मनाने का मतलब ये है केवल एग्जाम ओरिएंटेशन के रूप में नहीं है। हर पर्टिकुलर दिवस में मनाने का उद्देश्य है कि उस पर्टिकुलर विषय के साथ जनता को, लोगों को जागरूक करना और लोगों को उस क्षेत्र के बारे में उसके बारे में बताना, ताकि पर्यावरण के संरक्षण के कार्य को आसानी से सभी लोगों की सहभागिता और सामुदायिकता पूर्ण भागीदारी के द्वारा किया जा सके। ओके, इसके अलावा जो है एक चीज और दिमाग में रखिएगा, जैसे कि कोई चीजें होती हैं खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। जैसे ऊर्जा का नियम हमने क्या बताया आपका, प्रत्येक ऊर्जा स्तर से जब दूसरे पर संबंध क्या है पर्यावरण में, जैविक अजैविक के बीच का जो संबंध क्या है, ऊर्जा के स्थानांतरण का संबंध है। ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है वो 10% के नियम से होता है। प्रत्येक ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जब हम जाते हैं तो 10% ऊर्जा का ही उपभोग होता है। फिर अगले ऊर्जा स्तर में जाएंगे तो अगला उच्च ऊर्जा स्तर वाला नीचे वाले स्तर की मात्र 10% ऊर्जा का ही उपयोग कर सकता है। तो यह क्रम चलता रहता है।
इसे 10% का नियम कहते हैं या ऊर्जा संचरण का नियम भी कहते हैं।